Hello students, how are you all? So welcome in the physics class. Today we will study the elastic collision in one dimension and inelastic collision in one dimension. About the collision we have studied and we have studied about the characteristics of the collision. So in the collision we have studied that the two laws that are always obeyed in the collision. पहली बात हम लोगों ने की थी that during the collision whether it is elastic collision or it is inelastic collision, it obeys the principle of conservation of linear momentum. Second one, in the collision the total energy of the system that remains conserved. अब उसमें हम लोगों ने बाइफरकेट किया था किसमें, दैट इज अ इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन. तो हमने बात की थी कि दैट इन एन इलास्टिक कोलिजन, इन दो करेक्टरिस्टिक्स को अगर हम लोग साइड में रख दें, ये तो हर तरह के कोलिजन में आएंगे आपके पास. अगर हम लोग दो को साइड में रख दें तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है आपके पास, दैट द टोटल काइनेटिक एनर्जी दैट रिमेन्स कांस्टेंट, मीन्स the kinetic energy before the collision that is equal to the total kinetic energy after the collision. ठीक है. दूसरी बात, the forces involved during the collision are conservative in nature. और अगर हम लोग बात करें in the inelastic collision then the kinetic energy that is not constant or that is not conserved. It means that the total kinetic energy after the collision is not equal to the total kinetic energy before the collision. It means that there is some loss of the kinetic energy, means it gets converted into another form of the energies. दूसरी बात आपके पास, in the inelastic collision some or all of the forces involving are non-conservative in nature. कैसे आएंगे आपके पास, non-conservative in nature. तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दैट इज इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे हम लोग, और बात करेंगे किसकी, वन डायमेंशंस की. वन डायमेंशंस पता ही आप लोगों को, व्हेन एवर द ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ. तो कोई दो ऑब्जेक्ट हम लोग मान के चलेंगे विच आर मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, वो आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद भी उसी सेम स्ट्रेट लाइन पाथ में क्या करते हैं, मूव करते हैं. तो इसका मतलब उनके बीच का जो कोलिजन है दैट इज अ विच वन, दैट इज अ वन डायमेंशनल. किसमें हो गया आपके पास, वन डायमेंशन में हो रहा है. तो उसी की बात हम लोग आज यहाँ पर करेंगे और उसको सीखेंगे. लेकिन पहले बात करेंगे हम लोग इलास्टिक कोलिजन की. सो इलास्टिक कोलिजन दैट इन्वॉल्व्स द कोलिजन ऑफ द टू बॉडीज which are initially moving along a same straight line path or moving along the same axis. ठीक है. collide without any loss in the kinetic energy, बिना किसी लॉस के, काइनेटिक एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं होगा. ठीक है. and keep on moving or continue to move along the same straight line path after the collision. कोलिजन के बाद भी उसी सेम स्ट्रेट लाइन पाथ में क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे. तो हम लोग मान के चलेंगे यहाँ पर लेट टू बॉल्स, कोई दो बॉल्स हैं आपके पास, ये मान के चलते हैं हम लोग. टू बॉल्स, दीज आर मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन पाथ और द सेम एक्सिस विद द इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2. तो मैंने ये मान ली आपके पास, ये कोई दो मैंने यहाँ पर मान ली, दो बॉल्स मान ली. यहाँ पर मान के चलता मैं बेटा आपके पास, ये मैंने बॉल मान ली ए आपके पास, दिस इज ए, दिस वन इज बी. इसका मास मैंने मान लिया m1, इसका मास मैंने मान लिया m2. दीज आर मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, सेम एक्सिस, u1 विद u2. ये इसके साथ जो सच दैट u1 इज ग्रेटर देन u2. ये कंडीशन है कब, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन. ठीक है. ये क्या करती हैं, कोलाइड कर जाती हैं. यहां पर मान लो ये क्या कर गई, कोलाइड कर गई, कोलाइड. आफ्टर कोलिजन क्या हुआ कि दैट दीज बॉल्स, ए और बी जो है आपके पास,
these move with velocities, ये v1 के साथ और ये v2 के साथ, ये a है, ये b है, ये इसका मास m1, ये m2, सच दैट v2 इज ग्रेटर देन v1, तभी ये आगे जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास आगे था आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर कोलिजन ऐसे, और ये a b m1 m2, दिस इज द इंटरवल व्हेन द टू बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर, ये जब दोनों आपस में क्या करती हैं, कोलाइड करती हैं। तो हमारे पास कुल मिलाकर के अगर देखें हम लोग यहाँ पर इस केस में आपके पास क्या है, दैट u1 इज ग्रेटर देन u2, और इस केस में आपके पास क्या आ गया, दैट v2 इज ग्रेटर देन v1। ये हमारे पास कंडीशंस आ गई यहाँ पर कोलिजन्स जो हम लोगों ने माना होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं बेटा, देखो ये यहाँ पर अप्रोच कर रही हैं, तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर द कोलिजन। मान लो ये जो कोलिजन है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन एंड देयर इज नो लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी, कोई भी लॉस जो है वो काइनेटिक एनर्जी में नहीं होता है, क्योंकि मैं यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ किसका, इलास्टिक कोलिजन का। सो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर द कोलिजन, ठीक है, उसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। So this one is the relative velocity of approach before the collision आएगी आपके पास, that is equal to u1 minus u2, यही आएगा आपके पास। और रिलेटिव वेलोसिटी of separation, that is v2 minus v1, v2 minus v1 के बराबर हमारे पास। अब क्योंकि ड्यूरिंग द कोलिजन आप लोगों के पास हमने बात की दैट द लीनियर मोमेंटम दैट इज कंजर्व, कोई भी कोलिजन हो आपके पास, वेदर इट इज इलास्टिक और वेदर इट इज इनइलास्टिक, कोई सा भी कोलिजन ले लो आप लोग, लीनियर मोमेंटम की कंडीशन तो आप लोगों ने हर तरह के कोलिजन में लगानी है। जब भी आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे कोलिजन के, तो आपके पास बिना कुछ सोचे समझे आप लोगों ने मोमेंटम की आप लोग कंडीशन लगा सकते हो, लीनियर मोमेंटम की कंडीशन, क्योंकि लीनियर मोमेंटम जो है वो आपके पास हर कंडीशन में क्या होगा, आपके पास प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम दैट इज सेटिस्फाइड इन एवरी काइंड ऑफ द कोलिजन, किसी भी तरह का कोलिजन हो उसमें आपके पास क्या होगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सो एज द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, सो एज द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो इसका मतलब आपके पास द लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन इज इक्वल टू द लीनियर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, यही तो हुआ। सो linear momentum after collision is equal to linear momentum before the collision, टोटल लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। सो आफ्टर द कोलिजन देखें तो टोटल निकालेंगे तो m1 v1 प्लस m1 m2 v2 यही आएगा। सो m1 v1 प्लस m2 v2 दैट इज इक्वल टू इनिशियल m1 u1 प्लस m2 u2, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। मैंने 1 नाम दे दिया, इसको यूज करूंगा मैं बाद में इसको। अब बात करते हैं हम लोग यहां से इस इक्वेशन को आप लोग किसी भी तरीके से कर लो, चाहे आप लोग 2 वाली साइड को रख लो, चाहे 1 वाली साइड को रख लो। मैं यहाँ पर 2 वाली टर्म इस साइड को रखता हूँ, 1 वाली उस साइड को ले जाता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर बेटा, यहाँ पर लिख दिया मैंने m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू m1 u1 माइनस m1 v1। सो
यहां से देखूं अगर मैं तो m2 कॉमन है इनसाइड, v2 माइनस u2 इज इक्वल टू m1 कॉमन है, सो u1 माइनस v1. लेट दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2. ये सेकंड. अब काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, कांस्टेंट है. एज द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, हम लोगों ने क्या माना हुआ है, कोलिजन को इलास्टिक माना हुआ है. सो एज द कोलिजन is perfectly elastic, इलास्टिक कोलिजन हम लोग मान के चले हुए हैं. सो द काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट. तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन. तो काइनेटिक एनर्जी after collision is equal to kinetic energy before collision. अब मैं लिख लेता हूं काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन. क्या है, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर. अब इस इक्वेशन में कौन सा इस साइड को लाना है वो आपके पास चॉइस नहीं है. यहां चॉइस थी, इसको मॉडिफाई करना है इक्वेशन को अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इसके अकॉर्डिंग करना है आप लोगों ने मॉडिफाई. ठीक है. तो यहाँ पर 2 वाले मैं इस साइड को लेकर के आया था, तो यहाँ पर भी 2 वाले लेकर के आए. देखो 1/2 से 1/2 यहाँ पर कॉमन आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर बच गया m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर. ये हो गया. So m2 is common, v2 square minus u2 square is equal to m1 into u1 square minus v1 square. Let this one is equation number 3. अब क्या कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3 बाई इक्वेशन नंबर 2. डिवाइड कर देते हैं हम लोग इनको, तो कर देते हैं डिवाइड. So dividing 3 by 2, dividing equation 3 by 2, equation 2. So m2 v2 square minus u2 square is equal divided by, इसको कर लूँ मैं, m2 v2 minus u2 is equal to m1 u1 square minus v1 square divided by m1 u1 minus v1. ये m2 से m2 कैंसिल आउट, m2 m1 से m1 कैंसिल आउट, m2 से m2 और m1 से m1. यहाँ पर फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो मेरे पास आ गया ये v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2 अपॉन यहाँ पर v2 माइनस u2 इज इक्वल टू यहाँ पर u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस v1. ये देखो ये हो गया कैंसिल आउट और ये भी हो गया कैंसिल आउट. तो हमारे पास बच गया यहां पर v2 प्लस u2 इज इक्वल टू u1 प्लस v. यहां से अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास आ गया v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2. Give it equation number 4.
निकालूं, इसको दूसरी साइड ले जाता हूं तो या इसको इस साइड को लेकर के आता हूं मैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर मैं यहां पर निकाल करके चलूं यहां पर, ठीक है। सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम लोगों ने निकाला था कौन सा, दैट इज अ वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ अप्रोच, वो हम लोगों ने निकाला था। तो यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम लोग बेटा निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ई की वैल्यू अगर देखें हम लोग तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ जाती है, दैट इज ई दैट इज इक्वल टू 1 के बराबर आप लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है। सो इन दिस केस अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ई हमारे पास दैट इज इक्वल टू व्हाट 1, इट मीन्स दैट इन द इलास्टिक कोलिजन आपके पास द इलास्टिक कोलिजन दैट इज in the elastic collision the coefficient of restitution that is equal to what, that is equal to 1 के बराबर आप लोगों के पास आ जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर, देखो बेटा ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम लोगों ने डिफाइन किया था, दैट इज इट इज द रेशियो ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन after the collision to the relative velocity of approach before the collision. So ये हमारे पास आ गया, this is the relative velocity of separation after the collision and this is the relative velocity of approach before the collision, और ये आ गया 1 के बराबर। तो इसका मतलब E that is equal to 1, it means that during the perfectly elastic collision the coefficient of restitution that is equal to 1 के बराबर आपके पास आ गया। अब हमने निकालनी है क्या, वेलोसिटीज ऑफ बॉडी ए एंड बॉडी बी, वो हम लोग निकाल करके चलेंगे, असली काम स्टार्ट होता है अब हमारे पास, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए एंड बॉडी बी, उसके लिए काम करेंगे। तो यहां से देखें अगर हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 4, सो वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉडीज के लिए हम लोग काम करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 से मैं यूज करूंगा यहां पर, और 4 से भी चलूंगा मैं यहां पर। तो इसको मैंने कर लिया यहाँ, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग वेलोसिटीज। सो वेलोसिटीज, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। Velocities after collision। अगर मैं बात करूं फ्रॉम इक्वेशन 4, पहले निकालूंगा वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, ए के लिए निकाल चलूंगा इसकी वेलोसिटी फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 V2 की वैल्यू निकाल लूं मैं अगर, तो V2 मेरे पास आ गया किसके बराबर बेटा, V2 दैट इज इक्वल टू V1, इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा V1 प्लस U1 माइनस U2, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। लेट दिस वन इज इक्वेशन नंबर 5, इसका भी मैं यूज करूंगा बाद में। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, सो देयरफॉर फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 M1 V1 प्लस M2, V2 था तो V2 की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी V1 प्लस U1 माइनस U2 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, सो M1 V1 प्लस M2 V1 प्लस M2 U1 माइनस M2 U2 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2, ये हमारे पास आ गया,
अब थोड़ा सा क्या कर लें इनको हम लोग, V1 वाले इसी साइड रखता हूं मैं और बाकी ले जाता हूं उस साइड, क्योंकि V1 की वैल्यू मुझे चाहिए। सो M1 V1 प्लस M2 V1 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2 माइनस M2 U1 प्लस M2 U2। ये हमारे पास है। यहां से बेटा मेरे पास कॉमन आ गया क्या, V1 कॉमन है तो मैंने लिख दिया M1 प्लस M2 इंटू दिस V1 इज इक्वल टू, इधर देखो मैं तो U1 यहां पर है आपके पास और यहां पर है, तो इन दोनों को मैं लिख लेता हूं पास पास, M1 U1 माइनस M2 U1, M2 U2 प्लस M2 U2 दैट इज 2M2 U2। ये मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। अब यहां से देखें अगर इसमें से U1 कॉमन है आपके पास, सो M1 प्लस M2 इंटू V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2। So V1 is equal to, that is equal to M1 minus M2 into U1 plus 2M2 U2 divided by this M1 plus M2। So V1 is equal to, मैं अलग अलग लिख देता हूं इनको, so that is M1 minus M2 into U1 upon M1 plus M2 plus 2M2 U2 upon M1 plus M2। This one is the velocity of body A after the collision। ये आ गई A की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। लेट दिस वन इज इक्वेशन नंबर 6। अब निकालते हैं इसकी बॉडी B की, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ बॉडी B आफ्टर कोलिजन, तो मैं क्या करूं, यहां इक्वेशन नंबर 5 में ये वैल्यू रख दूं। सो वेलोसिटी ऑफ बॉडी B, वेलोसिटी ऑफ B, सो फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 मेरे पास क्या गया, V2 इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख लेता हूं U1 माइनस U2 प्लस V1। सो V2 इज इक्वल टू U1 माइनस U2 प्लस V1, ये वैल्यू रख दूं मैं M1 माइनस M2 और यहां पर U1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस 2M2 U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये मैंने रख दिया। सो ये सारी वैल्यूज मैं अब कैलकुलेट करता हूं इनको, अब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा यहाँ पर। सो लेट अस कैलकुलेट ऑल दीज वैल्यूज। हटा दिया मैंने सब कुछ, अब जरूरत नहीं है मुझे किसी चीज की भी। सो हियर V2 इज इक्वल टू M1 M2 एलसीएम आ गया, तो U1 के साथ मल्टीप्लाई करूं मैं पहले, M1 U1 प्लस M2 U1 माइनस
m1u2 माइनस m2u2, ये मैं इसको भी मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, प्लस m1u1 माइनस m2u1 प्लस 2m2u2 डिवाइडेड बाय, सभी का डिवीजन आपके पास आ गया m1 प्लस m2। यहां पर देखिए अगर हम लोग v2 इज इक्वल टू, यहां पर अगर आपके पास कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं हम लोग, m2u1 और m2u1 ये हमारे पास हो गया कैंसिल। m1u1 प्लस m1u1 ये दोनों, ये तो हो गया आपके पास किसके बराबर, 2m1u1, और यहां से देखें 2m2 और यहां से माइनस m2u2, ये बच गया m2u2 हमारे पास बच गया, तो यहां पर बच गया आपके पास माइनस m1u2 प्लस m2u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। So v2 that is equal to 2m1u1, यहाँ से मेरे पास u2 कॉमन है तो मेरे पास आ गया m2 माइनस m1 और ये u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अलग अलग लिख देता हूँ मैं इनको। सो v2 that is equal to m2 माइनस m1 u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। Let this one is equation number 7. So these are the two velocities or the velocities of body A and B after the collision. v1 ध्यान में रखना है तो क्या करो, उसमें से जो v1 का मास है m1 माइनस m2 और उसी की वेलोसिटी u1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर दूसरे की प्लस 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2, और v2 अगर निकालना है तो क्या कर दो, इनको इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज सारी चीजें क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो आप लोग, क्या हो जाएगा m2 माइनस m1 और यहाँ पर u2 आ जाएगा और यहाँ पर 2m1u1 अपॉन m1 प्लस m2 आपके पास आ जाएगा। बस जस्ट क्या कर दो, इंटरचेंज, एक को याद रखो दूसरे को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, आपके पास वेलोसिटीज आ जाएंगी। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर स्पेशल केसेस की। सो स्पेशल केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जो पूछ जाता है वो पूछ जाता है कहाँ से, स्पेशल केसेस से रिलेटेड। तो हम लोग बात करेंगे किसकी, स्पेशल केसेस की। यहाँ पर स्पेशल केसेस, देखो हम लोगों ने निकाला है यहाँ पर, मैं लिख लेता हूं पहले, v1 निकाला है हम लोगों ने, दैट इज m1 माइनस m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हम लोगों ने निकाला। और v2 हम लोगों ने निकाला है m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2, अच्छा ये हमारे पास आ गया u2 प्लस ये 2m1u1 अपॉन m1 प्लस m2, दिस वन। अगर मान लो हमारे पास क्या है, पहला केस आपके पास स्पेशल केसेस में, जब दोनों बॉडीज का मास क्या है, सेम है, व्हेन द मासेस ऑफ द टू बॉडीज आर इक्वल, व्हेन द मासेस ऑफ टू बॉडीज आर इक्वल, इट मीन्स m1 is equal to m2 that is equal to m, दोनों का मास हो गया बराबर।
तो ये तो हो गया बेटा 0। तो V1 किसके बराबर हो गया हमारे पास, यहाँ पर देखें हम लोग, ये 0 चला गया तो ये बच गया हमारे पास 2m u2 अपॉन 2m m प्लस m दैट इज इक्वल टू u2। और V2 निकालें तो V2 देखें तो ये भी 0 हो गया, तो यहाँ पर बच गया 2m u1 upon 2m that is equal to u1. It means that the velocities after the collision are interchanged. First body that will move with the initial velocity of the second body, and the second body after the collision that move with the initial velocity of the first body if the masses of the two bodies are equal. Second case हमारे पास when द टारगेट बॉडी आती है हमारे पास जो बी बॉडी है जिसको हम लोगों ने हिट किया है, ठीक है। व्हेन द टारगेट बी इज इनिशियली एट रेस्ट, व्हेन द टारगेट बी इज इनिशियली एट रेस्ट। ये रेस्ट में होने का मतलब क्या है हमारे पास कि u2 दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया दैट u2 दैट इज इक्वल टू 0। अब u2 0 हो गया तो बेटा यहाँ पर ये 0 जाएगा और यहाँ पर ये वाला 0 जाएगा, तो इसका मतलब v1 किसके बराबर हो गया आपके पास, v1 दैट इज इक्वल टू m1 माइनस m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2। और V2 की बात करें अगर हम लोग तो V2 हमारे पास रहेगा कौन सा, ये 0 चला गया तो ये बच गया 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसके लेते हैं सब केसेस। When two bodies are of same masses, B रेस्ट में ही है, ध्यान रखने हैं आपको, B जो है वो रेस्ट में ही है, लेकिन उस केस में आपके पास दोनों बॉडीज का मास क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जैसे आप लोग कंचे खेलते हो, ऐसे हिट करते हो, ठीक है, मासेस क्या है आपके पास है, सेम है। वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उस तरीके से आपके पास, ठीक है। सो पहला केस आपके पास नंबर 1, व्हेन टू बॉडीज आर ऑफ सेम मासेस, मतलब m1 इज इक्वल टू m2 दैट इज इक्वल टू m। तो v1 तो क्या हो गया 0 और v2 देखें अगर हम लोग तो किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू 2m u1 अपॉन 2m। सो दैट इज इक्वल टू u1 के बराबर। इट मीन्स अगर आपके पास दो बॉडी सेम मासेस की हैं, बॉडी B जो है वो इनिशियली एट रेस्ट में है, हमने बॉडी B के साथ उसको हिट किया, A के साथ हिट किया B को, तो A तो किस में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी, और जो बॉडी B है दैट विल मूव विद द वेलोसिटी ऑफ A, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A के साथ वो मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है, समझ आ गई बात। देखो जिसने हिट किया वो किस में आ गई, रेस्ट में आ गई, और जो रेस्ट में थी वो किस वेलोसिटी के साथ चल पड़ी, जिस बॉडी ने जिस बॉडी ने हिट किया उसकी वेलोसिटी के साथ वो क्या करना शुरू कर गई, मूव करना शुरू कर गई, ठीक है। सेकंड वन केस लेकर के चलते हैं हम लोग यहाँ पर। सेकंड केस है आपके पास कि जब आपके पास क्या है, इफ व्हेन द बॉडी बी जो है रेस्ट में है इज वेरी हैवी, व्हेन the body B at rest is very heavy, बहुत भारी है, मतलब m2 is very very greater than m1. It means m1 is neglected in comparison to m2. m1 को neglect कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे, m1 is neglected in comparison to m2. So हमारे पास v1 देखते हैं, v1 m1 को निगलेक्ट कर दिया हम लोगों ने, तो क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया माइनस
m2 अपॉन m2 और यहां पर बच गया u1, दैट इज माइनस u1। और दूसरा, क्योंकि ये तो निगलेक्ट होगा तो इसका मतलब v2 ये किस में रहेगी, रेस्ट में ही रहेगी। इसका मतलब जो बॉडी स्ट्राइक जिसने किया दैट विल रिकॉइल विद द सेम वेलोसिटी, जैसे हमने हिट किया उसी वेलोसिटी के साथ ही क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। मतलब v1 दैट इज इक्वल टू माइनस u1। माइनस का मतलब क्या हो गया आपके पास, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, आपके पास पीछे की तरफ को आएगी, लेकिन उसी वेलोसिटी के साथ क्या हो जाएगी, ये वापस आ जाएगी। और जो बॉडी रेस्ट में है वो किस में रहेगी, रेस्ट में ही रहेगी। तीसरा आपके पास, अगर मान लो आपके पास व्हेन बॉडी बी एट रेस्ट is of very small mass, अब इसका मास बहुत कम है, इसका मतलब आपके पास m2 इज वेरी वेरी लेस देन m1, ये बहुत कम है हमारे पास। तो इसका मतलब अब m2 इज नेग्लेक्टेड, इन कंपैरिजन टू m1। तो देखते हैं हम लोग, m2 को निगलेक्ट करेंगे तो v1 दैट इज इक्वल टू m1 ओवर m1 इंटू u1 दैट इज इक्वल टू u1, ये तो उसी के साथ चलते रहेंगे। v2 दैट इज इक्वल टू 2m1 ओवर, यहां पर m2 तो निगलेक्ट हो गया तो बच गया सिर्फ क्या, m1 और ये आपके पास u1, सो दैट इज इक्वल टू 2u1। इसका मतलब क्या हुआ, जिस बॉडी ने हिट किया दैट विल कीप ऑन मूविंग आफ्टर द कोलिजन विद द सेम वेलोसिटी, जिसके साथ वो आ रही थी उसी के साथ मूव करती रहेगी। बट जो बॉडी रेस्ट में थी, जिसका मास बहुत कम है, निग्लिजिबल है, that will move with the velocity twice the velocity of the body which hit the given body। मतलब वो उस वेलोसिटी के डबल वेलोसिटी के साथ क्या करना शुरू कर देगी, मूव करना शुरू कर देगी। जिसको हिट किया, जो रेस्ट में थी, जैसे वो स्ट्राइक की तो क्या कर देगी, उससे डबल वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगी। तो ये था हमारे पास क्या, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशंस। अब बात करेंगे हम लोग दैट इज इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, उसकी बात कर लेते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। मान लो हमारे पास क्या है, दो बॉडीज हैं, दीज आर मूविंग अलोंग द सेम एक्सिस विद द वेलोसिटी u1 एंड u2, दीज कोलाइड with some loss in the kinetic energy. It means that the collision is inelastic and continue to move along the same straight line after the collision. It means that the collision is inelastic collision and in the one dimension. इसमें आ गया one dimension में, because there is a loss in the kinetic energy and the bodies these keep on moving along the same straight line after the collision also. तो मान लो हमारे पास कोई दो बॉडीज हम लोगों ने मान ली, ये मान चलते हैं हम लोग यहां पर, ये बॉडी A, इसकी वेलोसिटी u1 और ये B, ये u2, ये कोलाइड कर गई और आफ्टर कोलिजन जो है आपके पास ये ऐसे ही मूव कर गई, ये v1 के साथ और ये v2 के साथ। A, दिस इज B, ठीक है। इसका मास m1, इसका m2, ये m1 और ये m2। दिस इज बिफोर कोलिजन, दिस इज आफ्टर collision. As there is a loss in the kinetic energy, so the collision is inelastic, so only one and one condition is satisfied, that is the total linear momentum of the system is conserved,
ठीक है। सो linear momentum is conserved, so the linear momentum before the collision that is equal to the linear momentum after the collision। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे यहाँ पर that is a linear momentum before the collision that is equal to linear momentum after the collision, after the collision। चलो, so it means m1 u1 plus m2 u2 that is equal to m1 v1 plus m2 v2। ये कंडीशन हमारे पास हो। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। in one dimension। मान लो let the body B is initially at rest and after the collision the two bodies these stick together and move with the common velocity v। हमने कंडीशन ये मान ली कि ये हमारे पास A जो है मास m1 ये तो मूव कर रही है u1 के साथ, b जो है u2 दैट इज इक्वल टू 0, ये रेस्ट में है, दोनों कोलाइड कर गई। कोलिजन के बाद these मूव विद द कॉमन वेलोसिटी v के साथ ये मूव करता है। दिस इज a, दिस वन इज b, ये m1, दिस इज m2। So in this case there is a loss in the kinetic energy, so in this case also that is a condition of the linear momentum that is conserved। So let body B is initially at rest, means u2 that is equal to 0, and after collision two bodies stick together and move with common velocity v। इसके साथ होगा। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो यहां पर भी होगा आपके पास। इट मींस अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, द लीनियर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन दैट इज इक्वल टू द लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। सो m1 u1 प्लस m2 इंटू u2 0 हो गया, दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू b। सो m1 u1 is equal to m1 plus m2 into v। ये आपके पास आ गया कंडीशन। तो v अगर मैं यहां से निकालूं तो v मेरे पास आ गया किसके बराबर, m1 ओवर m1 प्लस m2 into u1। This is the velocity after the collision, common velocity after the collision, which is less than the velocity of this one, that is a u, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ न्यूमरेटर। हम लोग यहाँ पर निकालेंगे लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन निकाल कर चलते हैं हम लोग। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन E1 दैट इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर, यही आएगा आपके पास। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन E2 that is half total mass m1 plus m2 into v square। v की वैल्यू अगर मैं ये रख दूं तो मेरे पास आ रही है E2 that is equal to half
m1 प्लस m2 इंटू इसका स्क्वायर करूं बेटा मैं तो आ जाएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। इससे मैंने ये कैंसिल किया तो मेरे पास बच गया E2 दैट इज इक्वल टू हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना तो इस मैसेज को माइनस करूं मैं, देखते हैं पॉजिटिव आता है कैसा आता है। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, सो लेट्स फाइंड द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन द कोलिजन। So loss in kinetic energy that is equal to E1 minus E2। E1 है हमारे पास हाफ M1 U1 स्क्वायर माइनस E2 है हमारे पास हाफ M1 स्क्वायर U1 स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2। देखो बेटा हाफ m1 u1 स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन ले लिया मैंने, हाफ m1 u1 स्क्वायर इनसाइड बच गया 1 माइनस यहां पर मेरे पास बच गया m1 अपॉन नीचे बच गया m1 प्लस m2। सॉल्व कर लें इसको। सो हाफ m1 u1 स्क्वायर इनसाइड आ गया m1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 से ये m1 कैंसिल आउट तो कुल मिला के मेरे पास बच गया हाफ, इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं m1 m2 u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 विच इज पॉजिटिव, जो कि क्या है पॉजिटिव, विच इज पॉजिटिव। सो द लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी ये हमारे पास आ गया, दिस इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन द वन डायमेंशनल कोलिजन when the body B is initially at a rest is given by that is half m1 m2 u1 square upon m1 plus m2। this one is the loss in the kinetic energy। ये हमारे पास क्या हो गया loss in kinetic energy। so it means that during the inelastic collision in one dimension the kinetic energy that is lost। ठीक है, कोई सभी आपके पास इनइलास्टिक कोलिजन हो उसमें आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस होगी ही होगी, वो हम लोगों ने स्टेटमेंट में भी ही बात की है। सो आज के लिए बेटा हम लोगों ने इतना ही करना है, आप लोगों ने इन रिजल्ट्स को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जो इलास्टिक कोलिजन के हम लोगों ने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन किया है उसके जो रिजल्ट्स किए हैं हम लोगों ने स्पेशल केसेस जो किए हैं उनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि उनसे रिलेटेड आप लोगों के पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार से, वो रिजल्ट जो है वो डिराइव नहीं करने हैं, बस उनको आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, स्टडी करना है उनको और समझना है अच्छे तरीके से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।